आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय विज्ञान के अध्याय 2 के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अध्याय 2। ये देखिए अध्याय 2, सजीव जगत में विविधता। तो इसके प्रश्नों को हल करेंगे हम। देखते हैं, पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, एक विद्यार्थी ने मिट्टी से एक नवोद्भिद पौधा खोद निकाला तथा परीक्षण किया कि उसके साथ पौधे का एक भाग भी बाहर निकल आया है। उस भाग से बाल जैसी संरचनाएं निकली हुई थीं। यह पौधे का कौन सा भाग हो सकता है? तो देखेंगे, इसके 4 विकल्प हैं जिसमें से सही है मूल, डी वाला विकल्प सही है। ये देखिए अगला प्रश्न है दूसरा, दिए गए चित्र में पीपल के पत्ते को दर्शाया गया है। पत्ते के सिरा विन्यास के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसके 4 विकल्प हैं। सही उत्तर जो है सी वाला है, जाली का रूपी सिरा विन्यास, क्योंकि प्राप्त डिजाइन में जाली जैसी सिराएं दिखाई दे रही हैं। अब अगला प्रश्न है तीसरा, विद्यार्थी नीचे तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न पौधों का परीक्षण करता है। ये देखिए तालिका है। तो विद्यार्थी ने इनमें से किन पौधों में समांतर सिरा विन्यास देखा होगा? तो इसका सही उत्तर है डी, केला तथा घास। तो डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है चौथा, ये चित्र दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों के नाम का वर्णन करता है जिन्हें का, खा, गा के रूप में नामांकित किया गया है? तो इसका सही जो उत्तर है वो का है। का पार्श्व जड़ें, खा मूसला जड़, गा रेशेदार जड़ें। पांचवा है, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती है? तो इसका जो विकल्प है वो ए वाला सही है, केवल एक। प्रश्न क्रमांक 5, 6, अनुराधा अपने विद्यालय के बगीचे में देखती है कि कुछ पौधों की लता कोमल है और उन्हें चढ़ने और आगे बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता है। वह लता है, इसका जो सही विकल्प है सी, आरोही लता। अब 7वां प्रश्न है, चित्र में दर्शाए बीज पत्र को ध्यानपूर्वक देखिए। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा उसमें बीज पत्र, सिरा विन्यास और जड़ के प्रकार का पता लगाइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी, द्विबीजपत्री, जाली का सिरा विन्यास और मूसला जड़। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब है 8वां, सविता की माँ ने बगीचे में सब्जियों के पौधे लगाए। सविता ने बगीचे में लगे टमाटर के पौधे से कुछ टमाटर तोड़ते समय यह ध्यान दिया कि इस पौधे का तना कोमल और हरा है। आप पता लगाइए इसे किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो इसका जो उत्तर है वो ए सही है, साख। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला प्रश्न 9वां, एक विद्यार्थी द्वारा शंक्वाकार वृक्ष का चित्र बनाया गया जिसकी पत्तियां नुकीली, शाखाएं लचीली और झुकी हुई प्रतीत होती हैं। यह वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है डी, पर्वतीय क्षेत्र। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पौधों और जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की विधि को समूहन कहा जाता है। पहले में समूह भर लें। दूसरा है, सामान्यतः एक बीजपत्री पौधे की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास एवं द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में जाली का रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। तो दूसरे में 2 रिक्त स्थान है, ये पहले में समानांतर, दूसरे में जाली का रूपी। तीसरा है, विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। तीसरे में भिन्न लिख लें। चौथा है, पवित्र उपवन का संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और किसी को भी किसी जीव जंतु, पेड़ या क्षेत्रों को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं है। चौथे में पवित्र उपवन लिख लें। 5वां है, पौधों एवं जंतुओं को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने वाली विशिष्टता अनुकूलन कहलाती है।
अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न तीसरा, कठोरता के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनके दो दो उदाहरणों के द्वारा समझाइए। तो उत्तर है इसका, कठोरता के आधार पर पौधों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, पहला कोमल, दूसरा कठोर। इसके अतिरिक्त पौधों को उनके तने की कठोरता के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे शाकीय पौधे, काष्ठीय। प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए फ्लो चार्ट में का और खा के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो ये देखिए पौधा, इसमें ये आपको ये भरना है टेबल में, समांतर श्रावन्यास। ये देखिए ये इधर ये समांतर श्रावन्यास भराएगा, इसमें द्विबीजपत्री बीज, इसमें रेशेदार, इसमें मूसला जड़, इसमें गेहूं चावल और ये मूली गाजर। ये आप इसको कंप्लीट कर लें। अगला प्रश्न 5वां, दी गई तालिका में जंतुओं की गति और गति के प्रयुक्त शरीर के अंग लिखिए। तो इस टेबल को भी हमको भरना है। ये देखिए पैर, पंख, ये शरीर, रेंगना, शरीर, चलना, पैर, पंख, उड़ना, चलना, पैर, ये आप देख के भर सकते, कूदना, पैर, उड़ना, पंख, चलना, दौड़ना। तो ये आप भर लें। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, स्थानीय समुदाय द्वारा जैव संपदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है और इसे क्या कहते हैं। तो इसका जो उत्तर है, जैव विविधता का संरक्षण लोगों द्वारा विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग, जागरूकता फैलाना, समुदाय आधारित निगरानी। इसे समुदाय आधारित संरक्षण या सहभागी संरक्षण कहा जाता है। इसमें स्थानीय लोगों को संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है, जिससे न केवल जैव विविधता का संरक्षण होता है बल्कि स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण भी होता है। अब प्रश्न क्रमांक 7, पर्वतीय मरुस्थलीय क्षेत्र के पेड़ पौधों एवं जंतुओं में विविधता देखने को मिलती है, इस विविधता को क्या कहते हैं, परिभाषित कीजिए। उत्तर है, पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेड़ पौधों और जंतुओं में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की विविधता, जिसमें पौधे, जानवर, कवक और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। 8वां प्रश्न है, एक जालिका रूपी शिराविन्यास और एक समांतर शिराविन्यास दर्शाए हुए एक एक पत्ती का चित्र बनाइए। ये देखिए आप ये चित्र बना सकते हैं। जालिका रूपी शिराविन्यास ये है और समांतर शिराविन्यास युक्त घास की पत्ती। प्रश्न क्रमांक 9, बतख के पंजों में कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है और वह किस कार्य में सहायक। उत्तर है, बतख के पैरों में उंगलियों के बीच की त्वचा मोटी और जुड़ी हुई होती है, जिससे एक जाल जैसा आकार बनता है जो उनके तैरने और पानी में चलने में मदद करते हैं। यह जाल उनकी उंगलियों के बीच की त्वचा से बना होता है जो एक पैडल की तरह काम करता है। 10वां प्रश्न है, दिनेश अपने मित्र सुरेश से तर्क करता है कि गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट बिना जल पिए कई दिनों तक जीवित रहता है, क्यों तो सुरेश द्वारा उसके स्पष्टीकरण के लिए कौन कौन से उत्तर दिए गए। उत्तर है, गर्म मरुस्थल में रहने वाले ऊंट बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वे पानी के संरक्षण और उपयोग के मामले में बहुत कुशल होते हैं। उनके शरीर में कई अनुकूलन होते हैं जो उन्हें पानी की कमी का सामना करने में मदद करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, नीलगिरी के बुरांश और सिक्किम के बुरांश के पौधे वातावरण में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है, समझाइए। गर्म मरुस्थल में रहने वाले ऊंट बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वे पानी के संरक्षण और उपयोग के मामले में बहुत कुशल होते हैं। उनके शरीर में कई अनुकूलन होते हैं जो उन्हें पानी की कमी का सामना करने में मदद करते हैं। 12वां है लघु उत्तरीय प्रश्न, चित्र में दी गई पत्तियों में दिख रही बारीक रेखाएं क्या दर्शा रही हैं। क्या सभी पत्तियों में एक समान रेखाएं दिखती हैं। उत्तर है इसका, देखिए पत्तियों में दिख रही बारीक रेखाएं शिराविन्यास दर्शा रही हैं। सभी पत्तियों में एक जैसी रेखाएं नहीं होती। 13वां प्रश्न है, रानी अपनी मित्र मोहिनी के साथ खेत गई। वहां उसने खुरपी की सहायता से पौधे की जड़ को नुकसान पहुंचाए बिना एक चने का पौधा और एक गेहूं का पौधा निकाला और दोनों प्रकार के पौधों का अवलोकन किया। आपके अनुसार उन्हें अवलोकन में जड़
एवं पत्तियों का श्रवन्यास किस प्रकार दिखाई दिया होगा? उत्तर है चने के पौधे की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं और पत्तियों का श्रवन्यास जालीदार होता है। गेहूं की पत्ती में समानांतर श्रवन्यास होता है और इसकी जड़ें रेशेदार होती हैं। 14वां प्रश्न है, कक्षा शिक्षिका द्वारा बोर्ड पर तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए और तालिका पूर्ण कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर खोजिए। ये तालिका है, इसमें ये उदाहरण है गाजर गेहूँ। उत्तर 1, दोनों ही पौधों में पाई जाने वाली जड़ें हैं। दोनों का मुख्य कार्य पौधों को मिट्टी में स्थिर रख करना और पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करना है। अगला प्रश्न है 15, मूसला जड़तंत्र एवं झगड़ा जड़तंत्र को दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए, ये एक मूसला जड़तंत्र है, ये मूसला जड़तंत्र है और ये झगड़ा जड़तंत्र है। चित्र बना लें ये आप। प्रश्न क्रमांक 16, क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? क्या किसी पौधे के बीज जड़ों के प्रकार पत्ती के श्रवन्यास में परस्पर संबंध होता है? उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर है सभी बीज एक जैसे नहीं होते। जिन पौधों में 2 बीज पत्र होते हैं वे आमतौर पर जालीदार श्रवन्यास और मूसला जड़ प्रणाली दिखाते हैं। जिन पौधों में 1 बीज पत्र होता है वे आमतौर पर समानांतर श्रवन्यास और रेशेदार जड़ प्रणाली दिखाते हैं। इसलिए पौधे के बीज जड़ के प्रकार और पत्तियों के श्रवन्यास के बीच एक मजबूत संबंध है जो उनकी विकास और वर्गीकरण में मदद करता है। 17वां प्रश्न, शिक्षक ने एक स्कूल के कार्यक्रम के दौरान एक छात्र को सेम बल्लर एवं दूसरे छात्र को तरबूज बनाया। जब सेम बल्लर तरबूज से पूछती है कि तुम्हें विसर्पी लता समूह में क्यों रखा गया है और मुझे आरोही लता समूह में क्यों रखा गया है? उत्तर है तरबूज को विसर्पी लता समूह में और सेम को आरोही लता समूह में उनकी वृद्धि की विधि के कारण रखा गया है। तरबूज जैसे विसर्पी लता वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते और ज़मीन पर फैल जाते हैं, जबकि सेम जैसे आरोही लता वाले पौधे सहारे की मदद से ऊपर चढ़ते हैं। 18वां, राजस्थान का रहने वाला मानस अपने माता पिताजी के साथ लद्दाख घूमने गया। उसने वहाँ 2 कुबड़ वाला ऊँट देखा। उसने अपने पिताजी से पूछा कि अपने यहाँ के ऊँट में तो एक ही कुबड़ होती है, लद्दाख के ऊँट में 2 कुबड़ क्यों पाई जाती हैं? उत्तर है लद्दाख के ऊँट में 2 कुबड़ इसलिए होती हैं क्योंकि वे ठंडे, शुष्क और पहाड़ी इलाकों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जबकि 1 कुबड़ वाले ऊँट गर्म रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। 2 कुबड़ वसा जमा करने में मदद करते हैं जो ऊर्जा और पानी के स्रोत के रूप में काम करते हैं, खासकर जब भोजन और पानी की कमी हो। प्रश्न क्रमांक 19 है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जी। मटर और गेहूं के बीज को 2-3 दिन के लिए पानी में भिगोइए। बीजों का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। अब मटर और गेहूं के बीजों की संरचना का अवलोकन करें। क्या वे समान है अथवा भिन्न है? विस्तार पूर्वक समझाइए। चित्र बनाकर समझाइए। उत्तर है अंकुरित बीज और सामान्य बीज में मुख्य अंतर यह है कि अंकुरित बीज में एक छोटा पौधा अंकुर विकसित होना शुरू हो जाता है, जबकि सामान्य बीज निष्क्रिय अवस्था में रहता है। अंकुरित बीज में बीज से एक जड़, मूलांकुर और एक तना प्रांकुर निकलने लगता है, जो कि सामान्य बीज में नहीं होता। ये चित्र हैं, देखिए। प्रश्न क्रमांक 20, एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है? मरुस्थलीय एवं पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों पौधों को आधार बनाकर समझाइए। उत्तर है एक क्षेत्र की जैव विविधता दूसरे क्षेत्र से अलग होती है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का विकास होता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों के पौधों के उदाहरणों से इसे समझा जा सकता है। मरुस्थलीय पौधों में पानी की कमी से निपटने के लिए अनुकूलन होते हैं, जबकि पर्वतीय पौधों में ठंड और तेज हवाओं का सामना करने के लिए अनुकूलन होते हैं। 21वां है, गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊँट और ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊँट की जैव विविधता विभिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है, क्यों? उत्तर है गर्म और ठंडे रेगिस्तान में रहने वाले ऊँटों की जैव विविधता अलग अलग होती है क्योंकि वे अलग अलग वातावरणों के अनुकूल होते हैं। गर्म रेगिस्तान के ऊँटों में एक कुबड़ होती है जो वसा को संग्रहित करता है और उन्हें पानी और ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि ठंडे रेगिस्तान के ऊँटों में 2 कुबड़ होते हैं जो ठंड से बचाव प्रदान करते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 है, निम्नलिखित स्थानीय पौधों का अवलोकन नीचे लिखे निर्देशों के आधार पर कीजिए। नीम, तुलसी, आम, बबूल, आंवला, केला, गुड़हल। पहला है बीज की प्रकृति। ये देखिए,
जड़ तंत्र, तने की प्रकृति, श्रवण्यास, अन्न विशेष। तो ये ध्यान से देखिए। नीम बीज छोटे अंडाकार, मुख्य जड़ है और कई पार्श्व जड़ें होती हैं। तना मजबूत और श्रवण्यास जालिका। तुलसी बीज छोटे अंडाकार और भूरे रंग के होते हैं, जड़ें मजबूत होती हैं। तना सख्त, पत्तियां अंडाकार, श्रवण्यास जालिका होता है। आम बीज बड़ा, तना मजबूत, मुख्य जड़ मूसला और कई पार्श्व जड़ें, श्रवण्यास जालिका, तना सीधा। बबूल बीज छोटे, जड़ें मजबूत, मुख्य जड़ मूसला और कई पार्श्व जड़ें, तना मजबूत, श्रवण्यास जालिका। आंवला बीज छोटे, जड़ें मजबूत, मुख्य जड़ मूसला और कई पार्श्व जड़ें, तना मजबूत, श्रवण्यास जालिका। केला बीज छोटे, जड़ें रेशेदार, तना पत्तियों से बना, श्रवण्यास समांतर। गुड़हल बीज छोटे, तना मजबूत, जड़ें मूसला की पार्श्व जड़ें, श्रवण्यास जालिका। 23वां प्रश्न, मैदानों में पाई जाने वाली बकरी पर्वतीय बकरी। दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए इनकी समानताएं व असमानताएं बताइए और इनमें पाए जाने वाले अंतरों का कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है समानताएं। दोनों प्रकार की बकरियां शाकाहारी होती हैं, दोनों खुर फटे हुए होते हैं। असमानताएं, पहाड़ी बकरियां मैदानी बकरियों की तुलना में अधिक मजबूत और मांसल होती हैं। मैदानी बकरियां पतली और हल्की होती हैं। पहाड़ी बकरियों के बाल मोटे और लंबे होते हैं जो उन्हें ठंडे और कठोर मौसम में गर्म रखते हैं। मैदानी बकरियों के बाल छोटे और हल्के होते हैं। दोनों प्रकार की बकरियां सामाजिक होती हैं। पहाड़ी बकरियां चट्टानी और पहाड़ों के इलाकों में रहने के लिए अनुकूलित होती हैं, जबकि मैदानी बकरियां खुले मैदानों और घास के मैदानों में रहने के लिए अनुकूलित होती हैं। दोनों प्रकार की बकरियां जीवित बच्चों को जन्म देती हैं। पहाड़ी बकरियों के सींग बड़े और मजबूत होते हैं, जो उन्हें लड़ाई और बचाव के लिए इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। मैदानी बकरियों के सींग छोटे और कम मजबूत होते हैं। ये परियोजना वक्त प्रोजेक्ट कार्य 1, भारत को जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक वन जीव विज्ञानी की सूची तैयार कीजिए और उनके द्वारा किए गए कार्य का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। ये देखिए, वैज्ञानिक का नाम, वचित्र, योगदान का संक्षिप्त उल्लेख। एडवर्ड ओ विल्सन उन्हें जैव विविधता के जनक के रूप में जाना जाता है। वे एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी लेखक थे जिन्होंने जैव विविधता के महत्व पर बहुत काम किया है। थॉमस लवजॉय, उन्होंने 1980 में वैज्ञानिक समुदाय के सामने जैव विविधता शब्द पेश किया। जोएनी सेवलाल, वे एक प्रसिद्ध वन्यजीव विज्ञानी हैं जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करती हैं। एस स्वामीनाथन, वे एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रोजेक्ट कार्य 2, अपने दादा दादी से चर्चा कर विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को खोजिए जो कि दादा दादी के समय में दिखाई देते थे परंतु वर्तमान में कम अथवा नहीं दिखाई देते। ऐसे पौधों एवं जंतुओं के चित्र एकत्रित कर एक स्क्रैप बुक तैयार कीजिए। उल्लू, गौरैया, गिद्ध, खरगोश, चिरौंजी, शतावरी, आंवला, लिसोड़ा। प्रोजेक्ट कार्य 3, भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना की तरह अन्य कौन कौन सी परियोजना संचालित की पता लगाइए। ये देखिए, परियोजना का नाम हाथी परियोजना। लागू करने का समय 1992। परियोजना का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण, उनके आवासों की रक्षा और मानव हाथी संघर्ष को कम करना। हाथियों के संरक्षण के प्रशिक्षण शामिल है। हाथियों के गलियारों आवासों की पहचान, संरक्षण। गोंडा परियोजना 2020 में एक सींग वाले गैंडा की आबादी को बचाना और उनके आवासों की रक्षा करना। गैंडों की आबादी को बढ़ाना और उनके आवासों को सुरक्षित करना। हिम तेंदुआ परियोजना 2009, हिम तेंदुआ और उनके आवासों की सुरक्षा करना है। इस परियोजना में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए भागीदारी नीतियों और कार्यों को बढ़ावा देना शामिल है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 2 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।